गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने खानवा का युद्ध पढ़ लिया था। खानवा के युद्ध में जो है बाबर की विजय पढ़ ली थी। और फिर बाबर की विजय के बाद अब हम बात करते हैं कि उसमें राजपूत जो शासक थे वो क्यों हारे। हालांकि हमने खानवा के युद्ध पढ़ने से पहले ये पढ़ा था, ये देखा था कि कितने सारे राजपूत शासक और उनके साथ अफगान सैनिकों का भी योगदान था। जो है इतने सारे लोग जो है मिलकर भी एक संगठन में आगे बढ़कर भी क्यों हार गए थे। तो अब हम पढ़ रहे हैं राजपूतों की हार के कारण, जिसमें पहला मुख्य जो कारण था वो था बाबर का कुशल सेनापतित्व। बाबर का कुशल सेनापतित्व। बाबर एक अच्छा सैनिक योद्धा था, बचपन से ही एक अच्छे सैनिक के उसमें गुण थे। हमने उसके बचपन के बारे में पढ़ा, तभी से हम ये जो है पढ़ रहे हैं। तो अभी तक जैसे कि हम उसने जो है काबुल या कंधार के लिए जो भी युद्ध किए, समरकंद के लिए जो भी उसने प्रयास किए, उसमें भी वो हमें देखने को मिला। फिर हमने जो है भारत पे किए गए उसके अभियानों से भी जो उसकी चर्चा की। तो यहाँ पे जो है पानीपत का युद्ध और जो खानवा का युद्ध हुआ, इसमें भी इसने एक अच्छे जो है सैनिक के गुणों की प्रदर्शना की। तो इन गुणों को प्रदर्शित उसने कैसे किया? उसने अपने आप को एक वीर योद्धा साबित करने के साथ साथ एक अच्छा सैनिक भी साबित किया। वो जो है वीरता से परिपूर्ण, उत्साह से भरा हुआ एक अच्छा सेनापति भी था। उसके साथ साथ जो है उसका पुत्र हुमायूं या मेहदी ख्वाजा और भी उसके जो तोपची थे, चाहे उस्ताद अली था या महमूद मिर्जा था, तो उनकी हम बात कर सकते हैं कि उन्होंने भी खूब योगदान दिया। और जो है एक कुशल सेनापतित्व के कारण ही जो है भारत में जो है राणा सांगा को वो हरा पाया। नहीं तो इतनी बड़ी राजपूत सेना और अफगानों के सहयोग से संगठित एक सेना को हराना जो है कोई आसान बात नहीं थी। तो कुशल सेनापतित्व के कारण ही बाबर जो है उनको हरा पाया। दूसरा जो कारण था वो था बाबर का व्यक्तित्व। बाबर का व्यक्तित्व। हमने पढ़ा कि जैसे पानीपत का युद्ध हो गया था तो उसके सेनापति यहाँ से जाना चाहते थे, वो अपने परिवार से काफी समय से दूर रह रहे थे। दूसरा जो है यहाँ का जो वातावरण था वो जो है बाबर के सैनिकों के अनुकूल नहीं था। यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी थी जो कि उनसे सहन नहीं हो रही थी। कुछ लोग बीमार भी पड़ गए थे। तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया था उनको भारत में आए हुए, तो वो यहाँ से जाना चाहते थे, अपने परिवार के पास वापस लौट जाना चाहते थे। लेकिन बाबर जो है अदम्य साहस का धनी था और उसके अदम्य साहस की जो है हम चर्चा यहाँ पे इस बात से कर सकते हैं कि उसने जो है अपने सैनिकों में एक जोश भर दिया। जब जो है ये लग रहा था उसको कि वो हार जाएगा, तब उसने जो है एक जोशीला भाषण अपने सैनिकों के सामने दिया और उनको शराब ना पीने का वचन उनसे ले लिया। खुद जो है उसने गाजी की उपाधि धारण कर ली और जो है इस युद्ध को धर्म युद्ध बना दिया। तो इस प्रकार से जो है बाबर का जो व्यक्तित्व था बड़ा ही जो है अदम्य था और अदम्य साहस का धनी होने के कारण ही जो है वो राजपूतों को हरा पाया और अपने सैनिकों का उत्साहवर्धन करके जो है उसने ये युद्ध जीत लिया। तीसरा जो कारण था मुगलों की जीत का और राजपूतों की हार का, वो था तोपखाने का प्रयोग। तोपखाने का प्रयोग। बाबर के पास जो है तोपखाना था, तोपे थी उसके पास भारी भारी। तो और जो उसके विपरीत यहाँ अगर राजपूतों की बात करें तो राजपूतों के पास जो है वही पुराने तौर तरीके थे, परंपरागत तरीके से वो युद्ध करते थे, तीर कमान से युद्ध करते थे। और तीर कमान से युद्ध करना और तोपों से युद्ध करने में बड़ा फर्क होता है। तो बाबर की तोपों के सामने जो है राणा सांगा के जो राजपूत साथी थे या जो अन्य उसके मित्र थे, उसके सहयोगी थे, जो युद्ध में उसका साथ देने आए थे, तो उनकी सेना जो है यहाँ पे टिक नहीं सकी और तोपखाने के प्रयोग के कारण जो है बाबर ने ये युद्ध जीत लिया और राजपूत जो है हार गए। इसके बाद है बाबर का कुशल सैनिक संगठन।
बाबर का कुशल सैनिक संगठन। बाबर ने, जैसे हमने पहले जो है खानवा के युद्ध में पढ़ा और उससे पहले हमने पानीपत युद्ध में भी पढ़ा कि उसने जो है तुलुगामा युद्ध पद्धति का यूज किया था, जबकि यहाँ पे महाराणा सांगा या फिर उसके साथी जो थे परंपरागत तरीके से युद्ध कर रहे थे। वो हाथी घोड़ों का प्रयोग कर रहे थे, तीर कमानों का प्रयोग कर रहे थे। उनकी युद्ध शैली थी, जो युद्ध करने की जो प्रणाली थी वो जो है परंपरागत थी। और बाबर जो है कुशल योद्धा था ही, साथ में उसके पास तोपें थी। तुलुगामा युद्ध पद्धति का वो बहुत अच्छा ज्ञाता था। और उसके साथ साथ जो है उसके जो मुख्य सैनिक थे, जो वफादार जो व्यक्ति थे उसके साथ दे रहे थे, वो सारे ही उस तुलुगामा युद्ध पद्धति से जो है पूरी तरह परिचित थे। जैसे कि हमने देखा पानीपत के युद्ध में जो है उसने घोड़ा गाड़ियों को चमड़े से बांध दिया, सेना के चारों ओर सुरक्षा के लिए जो है उसने भरपूर प्रबंध किया, खाइयां खुदवा दी, उनके ऊपर वृक्षों के पत्ते डलवा दिए गए, टहनियां डलवा दी गई। इसी तरह से उसने जो है खानवा के युद्ध में भी किया था। फर्क इतना था कि चमड़े की रस्सियों से गाड़ियों को नहीं बांधा गया था, बल्कि गाड़ियों को लोहे की जंजीरों से बांधा गया था। और इस प्रकार से जो है इसी पद्धति से युद्ध करके, तुलुगामा युद्ध पद्धति से युद्ध करके जो है बाबर की छापामार सेनाओं ने जो है राजपूतों की सेनाओं के छक्के छुड़ा दिए थे। अगला जो कारण है वो है राणा सांगा का युद्ध में घायल होना। राणा सांगा का युद्ध में घायल होना। राणा सांगा जो है हमने देखा कि युद्ध करते करते वो घायल हो गया, उसको एक तीर लगा और तीर लगने से वो घायल हो गया। उसको जो है इसके विश्वास पत्र वहां से उठा करके युद्ध क्षेत्र से दूर ले गए। तो अपने मुख्य जो सेनापति है उसको अपने आसपास न पा करके जो है सेना घबरा गई, और जिसके कारण जो है राजपूत सेना में अफरा तफरी मच गई और राजपूतों की हार का ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारण सिद्ध हुआ। राणा सांगा का घायल होना। यदि राणा सांगा युद्ध में घायल न होता तो शायद आज खानवा के युद्ध के परिणाम कुछ और ही होते। अगला जो कारण है वो है सिलहदी तंवर का विश्वासघात। तो जो सिलहदी तंवर नाम का जो व्यक्ति था राणा सांगा का, वो साथ दे रहा था। हालांकि जैसे कि बाबर ने जो है अपने साथ संधि करने के लिए भी उसी व्यक्ति को कहा था, लेकिन राणा सांगा उस समय नहीं माना था। तो सिलहदी तंवर ने जब ये देखा कि राणा सांगा को तीर लग गया है, तो उसने भी मौके का फायदा उठाया और वो जीतने वाले जो है सेना की ओर चला गया, यानी कि बाबर के पास वो चला गया और बाबर का साथ देने के लिए वो तैयार हो गए। यहाँ इधर राणा सांगा को तीर लग गया, राजपूत सेना में जो है उसको देखकर ही भगदड़ मच गई थी। ऊपर से जो है सिलहदी तंवर ने भी जो है बाबर का हाथ पकड़ लिया और वहां पे जो है बाबर का साथ देने के लिए वो तैयार हो गए, जिसके कारण सैनिकों का मनोबल टूट गया और राणा सांगा जो है खानवा का युद्ध हार गया। तो इस प्रकार से ये मुख्य कारण रहे जिसके कारण से जो है खानवा के युद्ध में राजपूतों की हार हुई और मुगलों की जीत हुई। एक अन्य कारण और भी था, जैसे कि हमने बात की थी कि बयाना के दुर्ग पे राणा सांगा ने जो है कब्जा जमा लिया था। बयाना के दुर्ग पे बाबर का हक था, बाबर के सैनिक वहां पे रह रहे थे और बाबर के सैनिकों को जो राजपूत सेना थी, राणा सांगा था, उन्होंने बुरी तरह से वहां से खदेड़ दिया था। तो राणा सांगा ने देरी की बाबर के साथ युद्ध करने में, बाबर को यहाँ से खदेड़ने में राणा सांगा ने देरी की। बहुत सारे सैनिकों को उसने इकट्ठा किया और जो है इसी कारण से जो है उसमें टाइम लग गया, और वो टाइम जो है बाबर के लिए जो है एक अच्छा टाइम साबित हुआ, जिसमें उसने अपने सैनिकों को जो है जोश से भर दिया और अपनी सेना का अच्छा संगठन उसने बना लिया। और एक और कारण यहाँ पे जिम्मेदार रहता है कि बाबर की सेना संगठित सेना थी।
जो बाबर का ही हुक्म जो है बजा रही थी। यहाँ पे राणा सांगा के साथ कहते हैं कि 104 छोटे सरदार थे और कुछ एक अफगान सरदार उसका सहयोग कर रहे थे और बहुत सारे उसके मित्र राजा थे और बहुत सारे उसके राजपूत राजा थे। तो उन सभी लोगों के युद्ध करने की जो पद्धति थी, युद्ध के जो तरीके थे वो परंपरागत तो थे ही, साथ ही वो अलग अलग भी थे। अलग अलग तरीके से वो छोटे छोटे टुकड़ों की सेना युद्ध कर रही थी। इसीलिए जो है इतनी बड़ी सेना होते हुए भी खानवा का युद्ध राजपूत हार गए और जो है मुगल जीत गए। राजपूतों की हार के मुख्य कारण जो है ये थे। तो ये सभी रीजन थे जिसके कारण राजपूतों की हार हुई और मुगलों की जीत हुई और खानवा का युद्ध जो है बाबर ने जीत लिया। तो अब हम बात करते हैं आगे हम बात करते हैं जो है चंदेरी के युद्ध की और घाघरा के युद्ध की। चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। चंदेरी का युद्ध जो है मेदिनी राय राजपूत शासक था जो कि राणा सांगा का विश्वास पात्र और अच्छा मित्र था और बाबर के बीच में हुआ था। चंदेरी का जो युद्ध लड़ा गया था वो भी एक राजपूत युद्ध ही था। वो युद्ध भी जो है राजपूतों की शक्ति को पूर्ण रूप से खत्म करने के लिए लड़ा गया था और बाबर ये चाहता था कि राजपूतों की शक्ति पूर्ण रूप से खत्म हो जाए, इसीलिए जो है उसने ये चंदेरी का युद्ध लड़ा था। जनवरी 1528 में ये युद्ध लड़ा गया था। तो चंदेरी का जो युद्ध था ये मेदिनी राय के बीच में और राणा सांगा के बीच में बाबर के बीच में लड़ा गया था। मेदिनी राय जो है अपने मित्र और साथी जो है राणा सांगा की मृत्यु का बदला भी लेना चाहता था और जो है यहाँ से मुगलों को खदेड़ना भी चाहता था। इसीलिए जो है चंदेरी का युद्ध उन्होंने लड़ा था जिसमें जो है बाबर की ही विजय हुई। बहुत ही जो है हल्के से झटके से ही उसने मेदिनी राय को एक आक्रमण में ही हरा दिया और इस तरह चंदेरी नामक जगह पे हुए इस युद्ध में बाबर की विजय हुई। यहाँ पे राजपूतों का पूरी तरह से उसने विनाश कर दिया और राजपूत यहाँ पे हार गए थे। तो उसके बाद जो है घाघरा का युद्ध हुआ था। घाघरा का युद्ध 1529 में लड़ा गया था ये। तो घाघरा का युद्ध जो है अफगानों की जो शक्ति थी, इब्राहिम लोदी का भाई था और उसके नेतृत्व में बहुत सारे जो अफगान सरदार थे, इब्राहिम लोदी के जो समर्थक थे, उसका समर्थन करने वाले थे। तो वो सारे ही जो अफगान सरदार इब्राहिम लोदी के भाई के समर्थन में जो है इकट्ठे हो गए और इस तरह से एक विशाल सेना लेकर के जो है अफगान सरदार जो है बिहार नामक जगह से चले और इधर से जो है बाबर चल पड़ा और दोनों के ही बीच में जो है युद्ध शुरू हो गया। तो महमूद लोदी जो कि इब्राहिम लोदी का भाई था उसमें और बाबर में जो है 1529 में घाघरा का जो युद्ध था, यहाँ पे जो है बिहार आकर के महमूद लोदी ने एक बड़ी सेना इकट्ठी कर ली थी। 1 लाख की लगभग उसकी सेना थी और वो वहां से सेना लेकर के चला बनारस होते हुए चुनार के किले को उसने घेर लिया। चुनार के किले में जो है मुगल सैनिक थे, बाबर था। तो बाबर ने जो उसका डटकर सामना किया और वहां से उसको खदेड़ दिया और बंगाल तक उनको जो है खदेड़ दिया गया। तो बंगाल के शासक नुसरत शाह से अफगानों ने जो है मदद मांगी और उनको जो है मदद की नुसरत शाह ने और नुसरत शाह के साथ मिलकर के दोबारा फिर से जो है उन्होंने 6 मई जो है 1529 को घाघरा नामक जगह पे एक जोरदार टक्कर दी। इधर मुगलों की सेना थी और उधर जो है नुसरत शाह और जो इब्राहिम लोदी का भाई था महमूद लोदी, उन दोनों की संयुक्त सेना थी। तो यहाँ पे मुगल सेनाओं ने घाघरा नामक जगह पे 6 मई 1529 को अफगानों को जो है करारी हार दी और इस हार के बाद जो है नुसरत शाह ने उसका साथ छोड़ दिया महमूद लोदी का और महमूद लोदी को वहाँ से जो है अपनी जान बचा करके भागना पड़ा था।
तो यहाँ पे अफगान सरदारों की, अफगान सेनाओं की बहुत बुरी हार हुई और नुसरत शाह ने जो है बाबर के साथ एक संधि कर ली, जिसमें बिहार का शासक होना उसने कबूल कर लिया और साथ ही उसके बदले में उसको कर देना भी जो है निश्चित कर लिया। तो इस प्रकार से घाघरा का जो युद्ध था बाबर ने जीत लिया था। तो बाबर ने जो है युद्ध जीते थे, जिसके बारे में हमने कल एक ट्रिक पढ़ी थी कि बाबर ने पानी पिया, खाना खाया, वो घर गया, सॉरी चल दिया, घर गया, मर गए। यानी कि सबसे पहले बाबर ने पानीपत का युद्ध जीता, उसके बाद खानवा का युद्ध जीता, उसके बाद जो है बाबर ने खानवा के युद्ध के बाद चंदेरी का युद्ध जीता, फिर वो घाघरा का युद्ध जीता और 1530 में जो है बाबर की मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार अगर हम बात करें बाबर के साम्राज्य विस्तार की, तो लगभग 4 वर्षों के शासनकाल के दौरान जो है उसने पानीपत, चंदेरी, घाघरा और उसके आसपास के जो एरिए थे उन सभी को जीत करके अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। तो एक जो है उत्तर भारत के राज्यों समेत दिल्ली और आगरा का एरिया जो है उसके कब्जे में था, उसके हिस्से में था, उसके साम्राज्य का हिस्सा था। तो यहाँ पे बाबर का जो साम्राज्य था वो सिंधु नदी से बिहार तक और हिमालय में जो है ग्वालियर और चंदेरी तक फैला हुआ था। तो इस प्रकार से बाबर एक बड़े साम्राज्य का मालिक था। तो बाबर की मृत्यु जो है 1530 में हो गई। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हुई। और यहाँ जो है कुछ लोग ये कहते हैं कि उसको जहर दे के मार डाला गया था, लेकिन उसकी जो है तबीयत बिगड़ने लगी थी और तबीयत बिगड़ते बिगड़ते इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि धीरे धीरे वो बीमारी से जो है मर गया था। इस प्रकार 1530 में भारत के 4 साल शासन करने के बाद और पूरी उम्र जो है युद्धों में रत रहने के बाद और एक कुशल चरित्र का धनी होने के कारण जो है बाबर यहाँ पे चल बसा। तो बाबर का चरित्र मूल्यांकन हम कर लेते हैं। बाबर की गणना जो है मध्ययुगीन महान शासकों में की जाती है। बाबर का चरित्र मूल्यांकन। बाबर के चरित्र मूल्यांकन में मध्ययुगीन शासकों की यदि हम बात करें तो मध्ययुगीन शासकों में सबसे ज्यादा ओजस्वी तेजस्वी चरित्र का वो धनी था। कद काठी से और शक्ल सूरत से जो है वो एक सुंदर दिखने वाला व्यक्ति था। यहाँ तक कि जो हुमायूं नामा लिखा है गुलबदन बेगम ने, जो कि उसकी बेटी थी, तो उसने स्वयं भी लिखा है कि उसके पिता जो है उस समय के जो शासक थे उनमें अतुल्य प्रतिभा का धनी था और बहुत ही सुंदर दिखने वाला आकर्षक जो है व्यक्तित्व का धनी था। तो गोरे चिट्टे रंग का व्यक्ति होने के कारण और जो है सुंदर नैन नक्श थे बाबर के, तो इस प्रकार से बहुत सारे इतिहासकार उस समय का जो है सबसे सुंदर शासक उसको कहते हैं। तो लेनपुल एक इतिहासकार है, वो कहते हैं कि बाबर की कद काठी और शारीरिक रूप से जो है वो इतना ज़्यादा आकर्षक था कि जो है भारतीय लोगों को तो वो टेढ़ी मेढ़ी नाक वाला और इस तरह का अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी में चरित्र करता है कि भारत के लोग सुंदर नहीं थे, क्योंकि वो इतना ज़्यादा सुंदर था। वो अपनी जो आत्मकथा उसने लिखी तुझके बाबरी, उसमें कहता है कि वो भारत के लोग सुंदर नहीं हैं, उनके कान बड़े बड़े हैं और जो उनकी नाकें हैं वो चपटी हुई हैं, उनके रंग जो है ज़्यादा गोरे नहीं हैं। तो इस प्रकार से जो है भारत के लोगों को सुंदर नहीं मानता। तो सुंदर चरित्र का धनी था, अदम्य प्रतिभा का धनी था, साहसी था और एक अच्छा सैनिक था। तो हर तरह के गुण बाबर में थे। एक जो है अच्छा प्यार करने वाला बेटा था, परिवार के लिए जो है अच्छा एक सगा अपने परिवार का अच्छा सगा था
एक अच्छा राजा था प्रजा के लिए, तो अच्छा रणनीतिज्ञ था। भारतीय जो प्रशासन व्यवस्था थी, हालांकि उसने उसमें कुछ खास सुधार नहीं किए थे, लेकिन फिर भी जो है भारतीय लोगों के प्रति भी उसने चाहे हम धर्म के तौर पे लगाएं या फिर सांस्कृतिक रूपांतरण में लगाएं, किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती या लोगों पे अत्याचार उसने नहीं किए थे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि एक व्यक्ति के रूप में बाबर का जो है चरित्र देख लेते हैं। एक व्यक्ति के रूप में निहायत उसका जो चरित्र था वो सराहनीय था। तबकाते नासिरी में भी लिखा है कि वो एक सुंदर चरित्र का धनी व्यक्ति था। कहते हैं कि वो तबकाते नासिरी में बाबर के बारे में एक बात लिखी है कि वो इतना ज़्यादा बलशाली था कि अपनी बगलों में दोनों साइड एक एक आदमियों को दबा करके किले की दीवार पर जो है चढ़ जाता था, और इतना ज़्यादा जो है वो बलशाली था। तो एक अच्छे आकर्षक व्यक्तित्व का भी वो धनी था। उसने जैसे अभी हमने बात की कि अपनी आत्मकथा में स्वयं लिखा है कि भारत में सुंदर लोग नहीं हैं, और वो काफ़ी सुंदर है। और यहाँ पे जो है बाबर नामा के बाद जो है हम बात करते हैं हुमायूं नामा की, तो गुलबदन बेगम ने भी लिखा है कि उसका पिता जो है एक अच्छे आकर्षक चरित्र का धनी था। तो इस प्रकार से हालांकि छोटी सी उम्र से ही उसने पारिवारिक जो है कठिनाइयों को झेला था। उसके पिता की मृत्यु होने के बाद जो है लगभग वो 12 साल की आयु में ही राजा बन गया था। उसने परिवार वालों का खूब साथ दिया और अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों को झेला। उधर उधर भटका भी, भिखारी का सा जीवन भी उसने जिया था, लेकिन फिर भी कभी भी उसने हार नहीं मानी। वो नशा करता था, शराब पीता था, लेकिन शराब उसके ऊपर हावी नहीं थी। ये नहीं था कि वो शराब के नशे में धुत रहेगा और अपने राज कार्यों में जो है ध्यान नहीं देगा, ऐसा वो कभी नहीं था। वो अफीम खाता था, लेकिन अफीम भी उसके ऊपर हावी नहीं थी। हालांकि उसकी कई सारी पत्नियों की चर्चा जो है की जा रही है कि उसकी कई सारी पत्नियां थी, सबके साथ उसके जो है अच्छे संबंध थे। ये नहीं था कि किसी एक व्यक्ति को जो है वो ज़्यादा प्रेम और जो आदर की दृष्टि से देखता हूँ। तो इस प्रकार से एक बेटे के रूप में भी जो उसने छोटी सी उम्र से ही कार्यभार संभाल लिया था। अपने पिता की मृत्यु के बाद परिवार का सारा कार्यभार उसके कंधों पे आ गया था। तो परिवार के एक सदस्य के रूप में भी जो है वो परिवार प्रेमी था। एक विद्वान के रूप में तो एक विद्वान के रूप में भी बाबर की यदि बात करें तो वो एक अच्छा विद्वान था। यहाँ बात करते हैं हम बाबर ने, जैसे कि तुझके बाबरी एक ग्रंथ लिखा है, उसकी आत्मकथा है, उसको ही जो है बाबरनामा कहा जाता है। ये इसने जो है चगताई भाषा में लिखी थी। तुझके बाबरी जो ग्रंथ है, बाबर की आत्मकथा है, चगताई तुर्क लोग थे ये। तो ये चगताई भाषा में लिखी गई है। चगताई तुर्की भाषा में जो ग्रंथ है वो इसने लिखा था। उसके बाद जो है इसका फारसी में अनुवाद किया गया, और फारसी में अनुवाद करने के बाद जो है इसको बाबरनामा बोला गया। तो यहाँ पे बाबरनामा में जो है बहुत सारी ऐतिहासिक जानकारी उस समय के भारत की हमें मिलती है, राजनीतिक जानकारी मिलती है, सामाजिक जानकारी मिलती है, और सांस्कृतिक रूपांतरण हमें इस महान ग्रंथ में देखने को मिलता है। तो इसके बाद बात करें तो इन्होंने ये कविता लिखने का भी शौकीन था, और इसकी कविताओं का संग्रह जो है दीवान नाम से जो है जाना जाता है, दीवान नाम से प्रकाशित हुआ था। तो इसमें कहते हैं कि एक कवि को छोड़ करके कोई भी कवि जो है इसके द्वारा लिखी गई कविताओं की
से अपनी कविता की समानता नहीं कर सकता था, उससे तुलना नहीं कर सकता था। तो इतनी अच्छी कविता ही लिखता था। तो बाबर एक अच्छा विद्वान था, एक अच्छा कलाकार व्यक्ति था, साहित्यकार था और एक अच्छा वो कवि था। तो एक विद्वान के रूप में भी जो है बाबर को बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त थी। तो यहाँ पे उसने जो है फारसी कविता की एक नई शैली मुबैयान को भी जन्म दिया था। मुबैयान एक कविता लिखने की शैली है, उसको जो है बाबर ने जन्म दिया था, उसको जन्म देने वाला बाबर था। तो उसके बाद हम बात करते हैं धार्मिक विचार। बाबर के धार्मिक विचार कैसे थे? धार्मिक विचार, तो धार्मिक विचारों की यदि बात करें तो वो एक सुन्नी मुसलमान था। कट्टर सुन्नी मुसलमान होने के बाद भी उसने जो है कंधार में शिया मुसलमानों को काफी सहयोग दिया था। और उसने शिया मुसलमानों को ही सहयोग नहीं दिया, भारत में हिंदू लोगों पे भी उसने खास अत्याचार नहीं किए, लेकिन अगर हम देखें तो उसने खानवा में जैसे गाजी की उपाधि धारण की और युद्ध को जो है जिहाद का नाम दिया। हालांकि जिहाद के नाम दिए जाने के कारण ही वो युद्ध जीता भी गया था, सैनिकों में उससे एक जोश भरा था कि ये जो है धर्म युद्ध है जिसके कारण हमें ये जीतना है। तो धर्म के लिए जो है कुछ इतिहासकारों के विचारों में मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि वो कट्टर सुन्नी मुसलमान था, अत्याचारी था, लेकिन कहीं भी हमें हिंदुओं पे अत्याचार का जो है उसका जो है इरादा नहीं दिखता, क्योंकि आम हिंदू जनता के ऊपर उन्होंने कोई अत्याचार नहीं किया, बल्कि युद्ध को जीतने के लिए जो है उसने जिहाद का नारा दिया था, गाजी की उपाधि धारण की थी। हालांकि कट्टर सुन्नी मुसलमान था, फिर भी सिया लोगों से भी उसकी सहानुभूति रही है। सिया लोगों के लिए भी जो वो है एक सहृदय व्यक्ति था। उसके बाद है एक सैनिक और सेना नायक के रूप में। सैनिक और सेना नायक के रूप में। तो जैसे कि हमने देखा उसने कितने सारे युद्ध जीते, वो एक अच्छा सैनिक था, वो एक अच्छा सेना नायक था। हालांकि पानीपत के युद्ध में भी उसने जो है सेना के बीच में वो स्वयं था, केंद्र में वो स्वयं था, और वहां से जो है अपनी सेना का उसने हौसला अफजाई भी की, और वहीं से जो है उसने कार्यभार संभाला था, सारी बागडोर संभाली थी, और खुद अच्छा सैनिक था, क्योंकि बचपन से ही जो है उसने अपने चाचा अहमद मिर्जा का जो है प्रतिद्वंदता सहन करनी पड़ी थी। उसके पिता की मृत्यु हुई जब वो 11 साल 4 महीने का था। तभी से ही जो है एक बाल्यकाल से ही एक अच्छे सैनिक के गुण जो है बाबर में थे, जो आगे चलकर जो है एक सेना नायक में बदल गए, और बहुत ही अच्छा सेना नायक था वो। और किस समय पे क्या रणनीति एक सेना नायक को अपनानी चाहिए ये बाबर को भली भांति आता था। जब उसकी सेना थकी हारी पड़ी थी और वो वापस जाना चाहती थी, युद्ध नहीं लड़ना चाहती थी, तब भी उसने अपने जोशीले भाषण से, अपने कूटनीतिज्ञता से एक अच्छी रणनीति अपनाते हुए जो अपनी सैनिकों का मनोबल बढ़ाया, और जो है वो खानवा का युद्ध भी जीता। उसके बाद उन्होंने चंदेरी का युद्ध भी जीता और घाघरा का युद्ध भी जीता। तो इससे जो है उसके एक कुशल सेनापति होने के कारण सेनापति होने के गुण हमें दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एक अच्छे शासक और कूटनीतिज्ञ की। वो एक अच्छा शासक था, एक अच्छे शासक और कूटनीतिज्ञ की। वो एक अच्छा शासक तो था ही, क्योंकि उसने प्रजा पर कोई अत्याचार नहीं किया, प्रजा के लिए जो है वो एक दयालु व्यक्ति था, साद्र व्यक्ति था। और कूटनीति के हम यहाँ इसीलिए कहेंगे कि हर परिस्थिति का सामना कैसे करना है ये उसे बड़ी अच्छी तरह से आता था। जैसे कि हमने पानीपत के युद्ध में भी देखा कि पूरे हफ्ते भर जो है इब्राहिम लोदी ऐसे ही बैठा रहा, और इसने जो है बड़ी कूटनीतिज्ञता का परिचय दिया, और इब्राहिम लोदी को भनक भी नहीं पड़ने दी। उसके सामने जो सेना थी वो यूं ही बिठाए रखा उनको,
और इब्राहिम लोदी को लगा कि ये भी ऐसे ही आराम से बैठे हैं और पीछे अपने चारों ओर सेना को जो है सुरक्षित करने वो लगा रहा। तो यहाँ से उसकी कूटनीतिज्ञता जो है जाहिर होती है। और वहाँ उसके बाद जो है जब वो खानवा के युद्ध में अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने में भी उसकी कूटनीतिज्ञता दिखती है। फिर आगे जो उसने घाघरा और चंदेरी का युद्ध भी अपनी कूटनीतिज्ञता के जो है चलते ही जीता था। एक अच्छा शासक था क्योंकि उसने प्रजा पर कभी अत्याचार नहीं किए थे। अभी तो पानीपत का युद्ध जीतने के बाद जो है उसने अपनी प्रजा में एक एक सोने का सिक्का भी बंटवाया था, जिसके कारण वो शाह कलंदर कहलाया था। उसके बाद एक लास्ट जो पॉइंट है वो है शासन प्रबंधक के रूप में। शासन प्रबंधक बाबर ने शासन प्रबंधन के लिए कोई खास जो है कार्य नहीं किए, क्योंकि जैसा शासन प्रबंधन के जैसी व्यवस्था थी, जो पद थे मंत्रियों के वो रखे जो कि पुराने समय से चले आ रहे थे, जिनको जो है दिल्ली सल्तनत के राजाओं ने तय किया था। और इसीलिए यहाँ पर उसका कोई खास जो है हमें देखने को नहीं मिलता कि यहाँ पर उसने कोई चेंज किया हो या परिवर्तन किया हो। तो उसने कोई भी भूमि सुधार के लिए कार्य नहीं किए, किसानों की रियायतों के लिए कोई जो है उसने खास कार्य नहीं किए। हालांकि प्रजा के ऊपर कोई अमानवीय कर उसने नहीं लगाए, लेकिन जो पुरानी चली आ रही पद्धति थी उसी पे जो है वो यहाँ पे चलता रहा राज कार्यों में। और शासन प्रबंधन में उसने कोई खास सुधार नहीं किए, पहले की चली आ रही परंपराओं के अनुसार ही जो यहाँ का राजा बनने के बाद उसने शासन प्रबंधन को चलाया। तो इस प्रकार से एक अच्छे व्यक्ति के रूप में, एक अच्छे विद्वान के रूप में, धर्म के लिए एक अच्छे जो है सहनशील रुतबे के रूप में जो है उसको हम याद करते हैं। सैनिक और अच्छे सेना नायक के रूप में हम उसको जानते हैं, और एक अच्छा शासक और अच्छा कूटनीतिज्ञ जो है बाबर था। तो हमने बात की अब तक के जितने भी लेक्चर हुए हैं उनमें हमने बात की बाबर का जन्म, बाबर का जो है बचपन कैसे बीता, कितनी कठिनाइयों को उसने सहन किया। उसके बाद जो है हमने बात की बाबर ने जो है प्रारंभिक कठिनाइयाँ कौन सी सहन की और कौन कौन से शुरुआती छोटे मोटे युद्ध उसने लड़े और उनमें से कौन कौन से युद्धों को जीता। फिर भारत पे उसकी महत्वाकांक्षा आक्रमण करने के लिए क्यों जागी, और उसके बाद हमने बात की भारत पे बाबर के छोटे छोटे अभियानों की। उसके बाद हमने बात की पानीपत के युद्ध की, पानीपत के युद्ध में बाबर क्यों जीता उसकी, और फिर राजपूतों की हार के क्या कारण रहे, फिर मुगल वंश की स्थापना, और उसके बाद जो है खानवा का युद्ध क्यों हुआ, खानवा के युद्ध में बाबर क्यों जीता, राजपूतों की हार के क्या कारण रहे। उसके बाद हमने जो है चंदेरी का युद्ध पढ़ा, चंदेरी के युद्ध के बाद हमने जो है घाघरा के युद्ध पढ़ा, घाघरा के युद्ध के बाद हमने अब जो पढ़े हैं वो है बाबर का चरित्र मूल्यांकन। बाबर का चरित्र कैसा था, एक व्यक्ति के रूप में वो कैसा था, विद्वान के रूप में कैसा था, धार्मिक विचार उसके कैसे थे, वो कैसा सैनिक था, कैसा राजा था, वो कूटनीतिज्ञ था या नहीं, और उसका शासन प्रबंधन कैसा था। और 1530 में जो है बाबर की मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से यहाँ पे बाबर का जो टॉपिक था, बाबर का जो चैप्टर था वो हो गया कंप्लीट। तो उसके बाद जो है हम पढ़ेंगे हुमायूं को। हुमायूं बाबर का पुत्र था, तो हुमायूं के बारे में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा, और उसके बाद हम जो है हुमायूं को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बाबर का जो टॉपिक है वो कंप्लीट है। अगर उसमें आपको कोई डाउट हो, किसी तरह का कोई क्वेश्चंस आप मुझसे चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप जो है अपने क्वेश्चंस टाइप करके लिख के जो है कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, जिनका आंसर अगले वीडियो में आपको मिलेगा। थैंक यू।